नमस्कार। आज हम क्लास 12th की फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। फिजिक्स में अपनी पहली यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी नाम की, जिसके अंदर 4 चैप्टर है। 4 में से जो पहला चैप्टर है वो है विद्युत क्षेत्र। जो पहली यूनिट है वो है 7 नंबर की। जो 7 नंबर है वो 4 चैप्टर में डिवाइडेड है, तो हम उसमें से पहला चैप्टर ले रहे हैं जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र को समझने से पहले हमको एक चीज को समझना पड़ेगा, जो है आवेश या फिर चार्ज। आवेश क्या है, उसकी क्या प्रकृति है, क्या गुण है, कैसे वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब अपन को ये सब आने लग जाएगा तो अपना ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमको ये समझना है कि आवेश क्या होता है। तो एक बेसिक सी जानकारी हमको होनी चाहिए कि जैसे ये परमाणु है, तो परमाणु के अंदर एक तो होता है नाभिक, और उसके चारों ओर जो कोष होते हैं उनमें होते हैं इलेक्ट्रॉन। जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन होते हैं वो होते हैं अनावेशित होते हैं, और जो प्रोटॉन होते हैं वो धनावेशित होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं ऋणावेशित। तो एक जो परमाणु होता है उदासीन परमाणु, उसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। तो धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो जो परमाणु है वो अपना उदासीन हो जाएगा। अब सोचो, अगर इनमें से हम अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, अगर किसी भी चीज से अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए एक परमाणु में से, तो धनावेश की संख्या ऋणावेश से एक ज्यादा हो जाएगी। तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि उस परमाणु पर +1 आवेश है। और अगर इसका उल्टा कर दें, मतलब किसी भी तरीके से अगर अपन एक इलेक्ट्रॉन को इस परमाणु के अंदर डाल दें, तो इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या से एक ज्यादा हो जाएगी। मतलब माइनस का जो चार्ज है वो प्लस से एक ज्यादा हो जाएगा, तो उस परमाणु के अंदर -1 आवेश आ जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार आवेश उत्पन्न होता है। तो आवेश को उत्पन्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो तो धनावेश आ जाएगा, या फिर इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट कर दो तो ऋणावेश आ जाएगा। आवेश है उसकी प्रकृति को समझने के लिए जो सबसे पहला प्रयोग किया था वो किया था 600 ईसा पूर्व में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था थेल्स। उसने क्या किया, 2 पदार्थों को रगड़ा और उससे उसने देखा कि उस पर कुछ आवेश उत्पन्न हो रहा है, मतलब धनावेश ऋणावेश कैसा भी। उस टाइम तो उसको पता नहीं था, लेकिन कुछ उसमें अलग से गुण विकसित हो रहे। तो उसने क्या किया, एक पदार्थ होता है एबोनाइट, इसको उसने रगड़ा ऊन की खाल से, ऊन से। तो उसने क्या किया, जैसे ये कोई एबोनाइट की छड़ है और ये ऊन, तो उसने जैसे ही इस एबोनाइट की छड़ से इसको रगड़ा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन है वो जो उस ऊन है उससे इसमें चले गए। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये हो गया धनावेशित, और इसमें अधिकता होगी तो ये हो गया ऋणावेशित। और एक सेम दूसरा प्रयोग किया उसने, तो उसमें क्या किया उसने, इस बार छड़ ली उसने कांच की, और जो एक लिया रेशम का कपड़ा। तो इस बार इसका उल्टा हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, तो ये हो गया धनावेशित और ये हो गया ऋणावेशित। अब ऐसा क्यों है कि इसमें तो छड़ ऋणावेशित हो रही है और इसमें जो कांच की छड़ है वो धनावेशित हो रही है। तो इसके पीछे एक गुण है, वो होता है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, कि किसी भी परमाणु है उसके बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है उसको आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो उसने मान लो इन दोनों को रगड़ा होगा, जैसे ऊन को और उस एबोनाइट की छड़ को, तो कुछ ऊष्मा उत्पन्न होगी। जो ऊष्मा की जो ऊर्जा है उससे अगर जिसकी आयनन ऊर्जा कम होगी उसका परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। तो इसमें क्या था, एबोनाइट की छड़ है उसके परमाणु की आयनन ऊर्जा जो ऊन है उसके परमाणु की आयनन ऊर्जा से कम थी, इसलिए इस ऊर्जा को पाकर इस एबोनाइट के उसमें ऊन के जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल गए और इसमें चले गए। तो इससे क्या हुआ कि जो छड़ है एबोनाइट की उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, तो ये ऋणावेशित हो गया।
और जो ऊन है उसकी आयन ऊर्जा कम थी तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये हो गया धनावेशित। और इसमें इस केस में उल्टा हुआ। इसमें क्या हुआ कि जो रेशम का कपड़ा है और जो कांच की छड़ है, इनमें से आयन ऊर्जा कम है कांच की छड़ की, तो इससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे। जो उसमें उत्पन्न हुई उससे जो कांच की छड़ है उसके परमबाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन है वो निकल गए और रेशम के कपड़े में चले गए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता से ये ऋणावेशित हो गया और कांच की छड़ है इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी से ये धनावेशित हो गया। तो अगर हम आवेश की सीधी भाषा में परिभाषा देना चाहें तो ये है कि आवेश एक पदार्थ का ऐसा गुण है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा महसूस करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि आवेश है उसके आगे हम प्रकृति पढ़ेंगे, जैसे उसमें एक विद्युत क्षेत्र जो अपना चैप्टर का नाम है, आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और एक कोई गतिशील आवेश है तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये अपने आगे आएगा। कोई स्थिर आवेश है तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और मान लो कोई आवेश एक ही थोड़ी, मान लो कोई दूसरा आवेश ले लिया अपने कुछ दूरी पर रखा हुआ है, जैसे कुछ r दूरी पर रखा है, तो ये दोनों जो आवेश है उनमें आपस में अन्योन्य क्रियाएं होंगी, तो ये एक दूसरे के जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उनको महसूस करेंगे। तो एक आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा दूसरे आवेश के कारण महसूस करता है। तो ये होगी आवेश की परिभाषा। अब हम जा रहे हैं आवेश के कुछ गुण पढ़ने जा रहे हैं। तो उसने जो कुछ एक वैज्ञानिक थे जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो उन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश एक ऋणावेश। तो इसको समझने के लिए उन्होंने कुछ प्रयोग किया। जैसे मान लो उन्होंने क्या किया, जो ऊन है उससे एबोनेट की छड़ को रगड़ा और रगड़ के यहाँ पे किसी दृढ़ आधार से लटका दिया। फिर क्या किया, उन्होंने एक दूसरी छड़ ली, उसको ऊन से रगड़ा और इसके पास लाकर लटका दिया। दोनों ऋणावेशित है एबोनेट की छड़। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही उन्होंने इनको लटकाया छड़ को, तो ये एक दूसरे से ऐसे दूर धक्का देने लग गई, मतलब एक दूसरे से ऐसे दूर हो गई। और सेम प्रयोग उन्होंने कांच की छड़ पे किया, तो उन्होंने देखा कि जब रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को रगड़ा और उन्होंने उसे लटकाया और दूसरी छड़ लाए सेम वही प्रयोग करके रेशम के कपड़े से रगड़ गई, तो उन्होंने देखा कि ये भी एक दूसरे को धक्का दे रही। तो उन्होंने यह बताया कि जो समान प्रकार के जो आवेश हैं, क्योंकि इनको समान चीजों से रगड़ा गया और समान प्रकृति के पदार्थ है तो उनमें समान आवेश उत्पन्न हुआ है। तो जो समान प्रकृति के आवेश है जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे को धक्का देते हैं, एक दूसरे को पास आने नहीं देते। एक और प्रयोग में क्या किया उन्होंने, ऊन है, ऊन से रगड़ा उन्होंने एबोनाइट की छड़ को और लाके लटका दिया, ऋणावेश है। और एक कांच की छड़ ली, उसको रेशम के कपड़े से रगड़ा और लटका दिया। तो अब क्या हुआ, इस पे ऋणावेश है और जो कांच की छड़ है उस पे धनावेश है। तो ये दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश है, तो इन्होंने एक दूसरे की, ये जो छड़ें वो एक दूसरे के पास आ गई, तो इस प्रकार ये आकर्षित हो गई। तो उन्होंने ये नियम दिया कि जो समान प्रकार के आवेश हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जो विपरीत प्रकृति के जो आवेश हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सामान्यतः पदार्थों को दो प्रकार में बांटा गया है, एक तो जिनसे होकर आवेश गुजर सकता है और एक वो है जिनसे होकर आवेश नहीं गुजर सकता। तो जिनसे होकर आवेश आसानी से गुजर जाता है उनको हम कहते हैं चालक या फिर कंडक्टर, और जिनसे होकर आवेश आसानी से नहीं गुजर सकता उनको कहते हैं कुचालक, इंसुलेटर। तो मुक्त प्रवाह होता है आवेश का तो उनको कहते हैं हम चालक। कुछ चालकों में भी ऐसे होते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से प्रवाहित होते हैं, एक तो कुछ सीमित मात्रा में प्रवाहित होते हैं और एक मुक्त रूप से प्रवाहित होते हैं, तो उनको कहते हैं धातु। धातु में इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से प्रवाहित होते हैं।
तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि हम वस्तुओं को किस किस प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। तो उसके हमारे पास है टोटल 3 से 4 तरीके हैं। जो 3 तरीके, सबसे पहला है घर्षण द्वारा, जो दूसरा है वह है चालन या स्पर्श द्वारा, जो तीसरा है वो है प्रेरण द्वारा, जो चौथा है वो है दूसरे इलेक्ट्रॉन की टक्कर द्वारा। ये हमारे पास कुछ तरीके हैं वस्तुओं को आवेशित करने के। तो सबसे पहले हम जो तरीका पढ़ेंगे वो है घर्षण द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं, जैसे हमने बिल्ली की खाल से एबोनाइट की छड़ को रगड़ा, कांच की छड़ को रगड़ा रेशम के कपड़े से, जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसे घर्षण का विद्युत प्रभाव कहते हैं। जो घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसी ऊष्मा को पाकर एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, तो दोनों विपरीत आवेशित हो जाते हैं। इसको कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। तो इसके एग्जाम्पल हम पहले से देख चुके हैं, कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा, एबोनाइट की छड़ और बिल्ली की खाल। तो ये दो एग्जाम्पल तो ये हो गए। अब अगर हमको किसी धातु की कोई छड़ है, जैसे धातु को तांबा लेंगे, अगर हमको इसको घर्षण द्वारा आवेशित करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। अगर मान लो ये धातु की छड़ है, जैसे ये तांबा है, अगर हम इसको किसी दूसरी चीज पर रगड़ रहे हैं तो मान लो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये क्या है, मुक्त प्रवाह होगा इससे आवेश का, और हमारा जो शरीर होता है वो भी आवेश का चालक होता है। तो हमारे शरीर से होकर जो इलेक्ट्रॉन है वो धरती में चले जाएंगे, मतलब ये भू संपर्कित हो जाएंगे, तो ये आवेशित नहीं हो पाएगा। तो अगर हमको किसी भी धातु जैसे तांबा इसको आवेशित करना है तो हमको उस धातु को कुचालक हत्थे से पकड़ना पड़ेगा, जिससे कि हमारे शरीर से होकर इलेक्ट्रॉन भूमि में न चले जाएं। तो कुचालक हत्थे से पकड़कर हम धातुओं को घर्षण द्वारा आवेशित कर सकते हैं। तो एक तरीका तो हो गया घर्षण द्वारा वस्तुओं को आवेशित करने का। जो दूसरा तरीका है वो है चालन या स्पर्श द्वारा। यह चालक को आवेशित करने के काम आता है। जैसे मान लो ये कोई गोला है, इस पर कुछ आवेश है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो चालक होते हैं, उस चालक गोले पर जो आवेश होता है उसकी बाहरी सतह पर चारों ओर वितरित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये देखो, धनावेश 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 धनावेश, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये एक ऐसी स्थिति में चले जाएंगे जिससे इनमें प्रतिकर्षण कम हो। जैसे बाहरी पृष्ठ है उसके चारों तरफ ही फैल जाएंगे, तो उनमें आपस में प्रतिकर्षण कम होगा। तो ये चालक गोला है जिस पर कुछ धनावेश है। हम क्या करेंगे, और एक ये दूसरा गोला है, ये भी चालक गोला है लेकिन ये है अनावेशित। तो क्या होगा, अगर हम इस चालक गोले को इस चालक गोले से स्पर्श करवाएंगे तो ये जो दो आवेश है, अगर ये गोले समान आकार और समान पदार्थ के हैं तो ये आवेश इनमें दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार ये जो अनावेशित वस्तु थी इसको हमने आवेशित कर दिया इसके द्वारा, किसी दूसरी चालक वस्तु के स्पर्श द्वारा। यह सामान्यतः चालकों में पाई जाती है, चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। जो अपनी तीसरे प्रकार की जो विधि है वो है प्रेरण द्वारा, उसको हम देखते हैं। तो अब हम अपना तीसरा प्रकार से आवेशन की विधि पढ़ेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसमें क्या करते हैं हम, मान लो कोई एक आवेशित वस्तु है, एक अनावेशित वस्तु है, तो हमको प्रेरित करना है कि उस अनावेशित वस्तु में आवेश आ जाए, और वो भी स्पर्श किए बिना। चालन या स्पर्श द्वारा में तो हमने दो चालक गोलों को स्पर्श किया था, लेकिन इसमें हमको दो वस्तुओं का स्पर्श नहीं करना, बिना स्पर्श किए इसमें आवेश तो होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कोई हमने एक गेंद ली, ये है अनावेशित गेंद, इस गेंद पर कोई भी आवेश नहीं,
और इसको हमने किस पर रखा है, इसको हमने रखा है एक कुचालक स्टैंड में, ताकि हम इसमें वो जो आवेश दे वो इस वापस धरती में नहीं चला जाए, इसलिए हमने इसको रखा है कुचालक स्टैंड। अब हमें क्या करना है, इसको आवेशित करना है। तो मान लो हमको इसको धनावेशित करना है, तो हम एक ऐसी छड़ लाएंगे जिस पर पहले से ऋणावेश हो। जैसे अपन एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ के लें तो वो ऋणावेशित हो जाएगी। तो मान लो हम एक ऋणावेशित छड़ लेके आए, इसके पास में ऋणावेशित एबोनाइट की छड़, जब हम इसको लेके आए तो हमको पता है कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं उनमें प्रतिकर्षण होता है और विपरीत प्रकार के जो आवेश होते हैं उनमें आकर्षण होता है। अब देखो ये जो गेंद है, इसके जो परमाणु है उसमें क्या होगा, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो जो ये छड़ है इस पर ऋणावेश है और जो परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर ऋणावेश होता है। तो हमें क्या करना है, जैसे हम इस छड़ को इसके पास लेके आए तो इसके जो परमाणु उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके पास ये समान प्रकृति का आवेश आ गया ऋणावेश, तो वो क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ चले जाएंगे तो इस तरफ तो हो जाएगा ऋणावेश, और इस तरफ से इलेक्ट्रॉन की कमी होगी क्योंकि इस तरफ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ चले गए, तो इधर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इधर आ गया धनावेश। एक सिचुएशन ये बनी हुई है। आगे क्या करना हमको, ये सेम कुचालक गेंद है, ये कुचालक स्टैंड पर रखी हुई है, ये अपनी ऋणावेशी छड़ है, इस पर ये प्रतिकर्षण के कारण ऋणावेश उधर चला गया और इधर धनावेश आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें विपरीत प्रकृति का आवेश लाना है, क्योंकि हम प्रेरण द्वारा सिर्फ विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। तो हमको सिर्फ धनावेश रखना है और इस ऋणावेश को खत्म करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पृथ्वी है उसको अनंत धारिता वाली माना गया है, मतलब ये कितना भी आवेश ग्रहण कर सकती है ऐसा माना जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो गेंद है उसको हम कर देंगे भूसंपर्कित। भूसंपर्कित के चिन्ह को हम ऐसे दर्शाते हैं, इस गेंद को किसी तार द्वारा भूसंपर्कित कर दिया तो जो अतिरिक्त मात्रा में जो इधर जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर चले जाएंगे, ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन थे वो भूसंपर्कित के कारण धरती में चले गए। जो अगली जो कंडीशन बनेगी इससे वो क्या बनेगी, ये छड़ ऐसी की ऐसी है, ये कुचालक गेंद है, सॉरी अनावेशित गेंद है, इसमें अब आवेश उत्पन्न हो चुका है प्लस 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 प्लस। अब देखो इधर से जो ऋणावेश है वो खत्म हो चुका है क्योंकि वो उधर पृथ्वी में चला गया। हमें क्या करना है, उस जो तार से इसको कनेक्ट किया उस तार को काट देना है। तो हमने उस तार को काट दिया और इधर इधर की आकर्षण के कारण धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे के पास आ रखी। हमें क्या करना है, इस छड़ को हटा लेना है। तो जैसे हम छड़ को हटाएंगे तो हमने क्या देखा था कि जो भी चालक होते हैं उनमें यह गुण होता है कि जो आवेश है वो उसके चारों तरफ फैल जाता है, मतलब पूरी जो उसकी परिधि है उस गोले की, उसके बाहरी पृष्ठ है उसके पूरी समान मात्रा में फैल जाएगा। तो जैसे हमने इस छड़ को हटाया, दूर लेके गए, तो ये गोला कैसे हो जाएगा, जो गेंद है वो अपनी धनावेशित हो जाएगी। तो हमने कैसे शुरू किया, अनावेशित ये गेंद थी, कोई आवेश नहीं था उस पर, उसको हमने धनावेशित कैसे किया, सबसे पहले एक ऋणावेशित छड़ लेके आए एबोनाइट की। ऋणावेशित छड़ लाने से क्या हुआ, इस तरह के जो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर उधर चले गए, तो इधर इलेक्ट्रॉन की कमी से इधर धनावेशित हो गया। फिर हमने क्या किया, इस ऋणावेश को खत्म करने के लिए इसको भूसंपर्कित कर दिया। जब भूसंपर्कित किया तो ये ऋणावेश इधर चला गया पूरा, तो पूरा इधर धनावेश बचा। अब हमको क्या है, इस छड़ को वापस लेके जाना है और ये जो है इसमें धनावेश बच जाएगा। अब एक गलती हमको नहीं करनी है कि मान लो अगर हमने इस भूसंपर्कित को हटाए बिना इस छड़ को हटा लिया, या फिर मान लो इसको हटा लिया, तो उससे क्या होगा, जो ऋणावेश इसके अंदर गया है, अगर हम तार को नहीं हटाएंगे इस कंडीशन में तो क्या होगा, अगर हम छड़ को ऐसे हटा लिया, जो ऋणावेश इसके अंदर गया वापस अंदर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन की कमी है और जो पृथ्वी है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इससे अंदर वापस आ जाएंगे। इसलिए हमको क्या करना है, इस ये जो वाली कंडीशन है उससे हमको तार को हटा लेना है ताकि इलेक्ट्रॉन वापस इसके अंदर नहीं आ सके, तो इस प्रकार वो धनावेशित हो गई। सेम इसी प्रकार से हम इसको ऋणावेशित कर सकते थे।
उसको हम देखते हैं। इसी प्रकार मान लो अपन को प्रेरण द्वारा किसी वस्तु को ऋणावेशित करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वही सेम पूछा कोई गेंद ले ली, इसके पास अब कोई धनावेशित छड़ लेके आएंगे। अब ये धनावेशित है तो इसके जो परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है जो ऋणावेशित है वो इसकी तरफ आकर्षित होंगे छड़ की तरफ, तो जो इसको इधर वाला जो पूरा जो ऋणावेश है वो इधर आ जाएगा, ऋणावेश इधर आ गया तो उधर क्या बचा, धनावेश। अब क्या करेंगे, सेम वही करना है, इसको भू संपर्कित कर देना है, माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, ये अपनी धनावेशी छड़ रखी हुई, हमने जैसे इसको भू संपर्कित किया, इधर क्या इलेक्ट्रॉनों की कमी है क्योंकि धनावेश दिखा रहा है इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएंगे, तो जो ये धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। तो अगली बार जो कंडीशन बनेगी वो क्या होगी, ये ऋणावेश इधर आ रखा है, ये अपनी छड़ है, हमको क्या करना है, इसको भू संपर्कित तार को हटा देना है ताकि वापस से इलेक्ट्रॉन बाहर न जा सके। अगली वाली जो कंडीशन बनेगी उसमें क्या होगा, अब इस हम छड़ को हटा लेंगे, जैसे छड़ को हटाएंगे तो इस पे जो ऋणावेश है उनमें इलेक्ट्रॉन उसको आकर्षण है वो खत्म हो जाएगा, जैसे आकर्षण खत्म होगा इन जो ऋणावेश है वो क्या हो जाएंगे, इसके बाहरी पृष्ठ पे दूर दूर फैल जाएंगे। तो इस प्रकार क्या हो गया, ये जो गोला है वो ऋणावेशित हो गया। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि किस प्रकार हम प्रेरण द्वारा वस्तु को धनावेशित और ऋणावेशित कर सकते हैं। अब हमने ये बात देखी यहाँ पे, पहले तो हमने पढ़ा था कि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित करते हैं। अब हमने क्या देखा, पहले तो ये गोला था वो अनावेशित था, उसमें कोई आवेश नहीं था, और जो छड़ थी वो धनावेशित थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें आकर्षण हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इनमें एक विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो गया अनावेशित वस्तु में। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो एक आवेशित और एक अनावेशित वस्तु के बीच में भी आकर्षण हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि दोनों वस्तुएं आवेशित हो तभी आकर्षण होगा। जो चालक है एक आवेशित और एक अनावेशित है, उनके अंदर भी आकर्षण हो सकता है। एक और ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि अगर मान लो कोई एक आवेश है, आवेश को हम Q से दर्शाते हैं सामान्यतः, और एक सेम दूसरा आवेश है, ये तो है प्लस Q, ये है माइनस Q। मान लो ये दोनों गोले हैं, उन पर एक पर प्लस Q आवेश है, एक पर माइनस Q आवेश, मतलब एक पर धनावेश है और दूसरे पर उतनी ही मात्रा में ऋणावेश है। तो क्या है, ऋणावेश का मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है प्रोटोनों से और इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का। अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें कुछ मात्रा में द्रव्यमान भी ज्यादा है और इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मतलब इसका कुछ द्रव्यमान भी कम है। तो यह हमें पता होना चाहिए कि समान परिमाण लेकिन विपरीत आवेश के जो गोले हैं, जैसे किसी में प्लस है तो माइनस है, जो ऋणावेश वाला जो गोला होगा उसको द्रव्यमान धनावेश वाले से थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब एक महत्वपूर्ण उपकरण है विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है। तो इसका पता हम कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले हम विद्युतदर्शी की संरचना देखते हैं कि कैसी होती है। तो सबसे पहले ये कांच की बोतल होती है विद्युतदर्शी, और इसके ऊपर ये एक धातु की डिस्क लगी होती है। धातु की डिस्क मतलब एक चकती की तरह जिसपे हम कुछ स्पर्श कर सकते हैं इसे। इसके नीचे लगी होती है एक धातु की छड़, और इस धातु की छड़ के नीचे ये होगी धात्विक छड़। ये लगी होती है सोने की पन्नियां, स्वर्ण पत्र, छोटे छोटे सोने की पन्नियां लगी होती है यहाँ पे नीचे की तरफ 2। अब हमको मान लो किसी वस्तु पर पता लगाना है उस पर आवेश है या नहीं। जैसे मान लो हम एक छड़ लेके आए, कोई धनावेशी छड़, ये छड़ पड़ी है, मान लो ये मार्कर है, हमको इस पे पता लगाना है कि इस पे कोई आवेश है या नहीं। तो मान लो हमने इसको इस पे स्पर्श कराया, अगर इस पे धनावेश होगा या ऋणावेश कुछ भी होगा तो आवेश आएगा,
धातु में आवेश का मुक्त प्रवाह होता है, तो आवेश इधर से आता जाएगा और जो आवेश है वो इधर फैल जाएगा। अब जो दो पन्नियां हैं उनमें समान प्रकृति का आवेश है, तो एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। प्रतिकर्षित कब करेगी, जब इन पर आवेश है। अगर आवेश नहीं है तो फिर वो प्रतिकर्षित नहीं करेगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा, अगर मान लो कोई यहाँ पे धनावेशित की जगह ऋणावेशित छड़ होती तो यहाँ पे ऋणावेश आ जाता धनावेश की जगह। लेकिन फिर भी क्या होगा, जो दोनों पन्नियां उन पर समान प्रकार का आवेश है, मतलब दोनों पर ऋणावेश है, तो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये जो पन्नियां वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएगी। अगर ये दूर दूर होती है तो इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि ये जो चीज है इस पर कुछ ना कुछ आवेश है। अब इससे हम ये पता नहीं लगा सकते कि इस पर धनावेश है या ऋणावेश है। इसके लिए हमें तुलना करनी पड़ती है। एक तो मान लो ये छड़ है, इस पर कुछ कम आवेश है तो ये थोड़ी कम फैलेगी। अगर मान लो हम एक दूसरी छड़ लेके आए जिस पर ऋणावेश है लेकिन वो कुछ ज्यादा मात्रा में है, तो इससे क्या होगा, ज्यादा आवेश जाएगा इसकी तरफ, और ज्यादा आवेश जाएगा तो ज्यादा प्रतिकर्षण होगा, तो ये जो पन्नियां है वो थोड़ी सी और फैल जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये जो छड़ है जो बाद में लाए हैं उस पर जो पहले वाली छड़ है उससे ज्यादा आवेश है। तो इस प्रकार हम तुलना कर सकते हैं कि आवेश इसमें कम है या ज्यादा, ये पता नहीं लगा सकते कितना आवेश है, लेकिन दो वस्तुओं की तुलना कर सकते हैं कि इसमें से ज्यादा आवेश किसमें है। और अगर मान लो ये छड़ पहले से लगाई हुई है, ऋणावेशित वाली छड़, और ये दोनों पन्नियां फैली हुई है। अब अगर हम यहाँ पे कोई धनावेशित छड़ लेके आते हैं जिस पर इससे थोड़ा सा कम आवेश है लेकिन वो धनावेशित है, तो क्या होगा, ये धनावेश जाएगा और जो यहाँ पे जो ऋणावेश है उसको थोड़ा सा कम कर देगा, तो ये पन्नी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी पास आ जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो बाद में जो छड़ लेके आए हम वो पहली वाली छड़ से उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश है। तो हम इस प्रकार दो वस्तुओं की तुलना कर सकते हैं कि उनमें से किस पर दोनों में विपरीत प्रकृति का आवेश है और साथ में किस में से कितना ज्यादा आवेश है। अब तक हमने ये तो पढ़ लिया कि आवेश होता क्या है। अब इस पे मात्रक पे आते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है। तो जो आवेश है उसका जो SI मात्रक होता है, मतलब अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, जिसको C से लिखते हैं कूलाम को। अब इसकी विमा, विमा लिखने के लिए हमको पता होनी चाहिए कि मूल राशियां कौन कौन सी होती है। 11th क्लास में आपने पढ़ी होगी कि जैसे लंबाई है उसकी मूल राशि है लंबाई को L से लिखते हैं मीटर में। जैसे द्रव्यमान है, ये मूल राशि है कैपिटल M, ये जैसे किलोग्राम में होती है, ये मीटर में होती है। समय है, समय एक मूल राशि है, समय को T से लिखते हैं और इसको मापते हैं सेकंड में। ऐसे ही एक मूल राशि होती है धारा। धारा को A से लिखते हैं एम्पियर, इसका मात्रक होता है AMP। तो हमको आवेश को इन मूल राशियों में से किसी के संबंध के रूप में लिखना है। तो एक चीज है धारा। तो धारा क्या होती है, आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। मतलब एक एकांक समय में किसी भी अनुप्रस्थकार क्षेत्रफल या से जितना भी आवेश गुजरा है उसको हम धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर मतलब आवेश बटा कहीं भी दर आ जाए उसका मतलब है उसके भाग में आएगा समय। अब इनमें से हमको आवेश की विमा निकालनी है। समय एक मूल राशि है, धारा एक मूल राशि है, तो हम आवेश को मूल राशियों में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आवेश है, समय को उधर गुणा में भेज देंगे, तो धारा गुणा समय। तो आवेश की विमा क्या हो जाएगी, इसमें कोई द्रव्यमान नहीं आ रहा है तो m0, m मतलब मास द्रव्यमान, लंबाई नहीं आ रही है लेंथ L0, समय
समय का एक पद आ रहा है T1 और A1, ये हो गई आवेश की विमा। तो विमा क्या होगी A1 T1। अब हमने इसका आवेश का एक मात्रक तो पढ़ लिया कूलाम, इसका एक दूसरा मात्रक भी होता है। यह तो होता है एमकेएस पद्धति में या एसआई पद्धति में। दो तीन पद्धतियां होती है, एक होती है सीजीएस पद्धति, इसमें तो हम लंबाई को मीटर में व्यक्त करते हैं, लेकिन सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को एसआई पद्धति में किलोग्राम में व्यक्त करते हैं, लेकिन जो सीजीएस पद्धति है उसमें ग्राम में व्यक्त करते हैं। तो जो सीजीएस पद्धति होती है उसमें इसका मात्रक होता है आवेश का, उसको कहते हैं हम स्टेट कूलाम। या इसको ESU भी कहते हैं। क्या कहते हैं ESU। अब हमको संबंध बताना है कि इसके जो एसआई मात्रक और इसके जो सीजीएस मात्रक है उसमें क्या संबंध होता है। तो जो एक कूलाम होता है वो बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU के। इन दोनों में संबंध होता है। और एक तीसरी चीज और होती है, एक मोल। मोल क्या होता है, कोई भी परमाणु है उसके 6 × 10⁻23 कण अवोगाद्रो संख्या के बराबर अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के 1 मोल हो जाएंगे। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के आवेश को कहते हैं 1 फैराडे। ये भी याद रखने वाला है। और इसका मान होता है 96,500 कूलाम। ये दो संबंध आपको याद रखने हैं कि एक तो एसआई मात्रक और उसके सीजीएस मात्रक में आवेश के में संबंध, और एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश या फिर 1 फैराडे उसमें कितने कूलाम होते हैं, तो होते हैं 96,500 कूलाम। तो आज हमने बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू किया था। अब हम कल पढ़ेंगे कि आवेशों के गुणधर्म क्या होते हैं और कैसे वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। धन्यवाद।